नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। लेट नाइट शो है पर मजेदार होने वाला है क्योंकि हम खेलेंगे रैपिड फायर राउंड, जहां एक तरफ ट्रंप ने पूरी अटेंशन ले रखी है, वहां दूसरी तरफ एक अटेंशन ले रखी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी वोट चोरी का वो ड्रामा चला रहे हैं, बहुत बोरिंग है। प्लीज लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट। बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जो धनखड़ जी ने जिनको चुपचाप कान में आकर फूका, मोदी की सरकार गिरानी है। अब ये कौन इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसके ऊपर पूरी कवायद मची हुई है? एक नाम इसमें बहुत उछल कर आ रहा है जिसके ऊपर बहुत सारी रेड्स पड़ने वाली हैं और 2-3 रेड्स पड़ चुकी हैं। एक वो भी निकल कर आ रहा है। फिर उसके अलावा अमित शाह जी ने आज बहुत बड़ा बिगुल बजा दिया है। मुझे लग रहा है बिहार इलेक्शन की तैयारी के चक्कर में वो पूरे भारत की सफाई कर बैठेंगे। वो तो ऐसे है ना, जैसे अ, कहा कहा कि जाके आप जड़ी-बूटी लेकर आओ, संजीवनी बूटी लेकर आओ तो पूरा का पूरा पहाड़ उठा के ले आए। मोदी जी के लिए अमित शाह जी कुछ वैसे ही हैं। और भी 3-4 न्यूज़ हैं, कवर करेंगे बट लेट्स गेट स्टार्टेड शिवम। बहुत सारी डिटेल्स हैं। अनदर इंजीनियर ऑन माय शो, सो इट सीम्स आई हैव अ कूटरी ऑफ इंजीनियर्स विद मी एंड बड़ा मजेदार है। इंजीनियर्स के साथ काम करने में बड़ा मजा आता है। शिवम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। द प्लेटफॉर्म इज योर्स। कौन है ये इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके बारे में बहुत कवायद हो रही है और इनको पूरी-पूरी पनिशमेंट देने की तैयारी चल रही है? लगता है इनका धंधा पानी सब बंद करने वाले हैं मोदी जी। जी। जी, गायत्री जी नमस्कार। दर्शकों को जय श्री राम। देखिए, जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया उसके लगभग 1 हफ्ते बाद तक खबरें आती रही और उसके बाद ऐसा लगा कि जो ये धनखड़ पुराण है अब इसका लगभग समाप्ति हो चुकी है, अब ये किताब बंद होने वाली है। लेकिन रोज कुछ ना कुछ इसके अंदर से निकल के आता है। और इस पूरे मुद्दे की जो जड़ें हैं किस हद तक गहरी हैं, आप ये समझ सकते हैं कि लगभग 1.5-2 महीने बाद तक भी ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से धनखड़ साहब पूरी प्रयास में थे कि खासकर 2024 के बाद, क्योंकि पर्सनली भी वो इस सरकार से बहुत ज्यादा खफा थे। क्योंकि हमने आपके शो पर ही बात की थी कि किस तरीके से जो उनके दामाद थे उनका रिलेशन निकल के आ रहा था रॉबर्ट वाड्रा से। किस तरीके से धनखड़ जी ये मान बैठे थे कि भैया मैं उपराष्ट्रपति हूँ, प्रोटोकॉल में ऊपर हूँ, मुझे सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। और दरअसल वो अपने आप को सही में उपराष्ट्रपति मान बैठे थे, जैसे इमरान खान प्रधानमंत्री मान बैठा था ना। होना और मानना अलग चीज है। वो जब तक था तब तक रहा, जब उसने मानने लगा तो वो चला गया। धनखड़ साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। निश्चित तौर पर कागजी तौर पर वो ऊपर है, लेकिन प्रैक्टिकली प्रधानमंत्री के डोमेन में आप जाके इंटरफेयर नहीं कर सकते। और अब वो इस स्तर पर पहुंच गए थे कि सरकार को किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए या गिराया जाए। अब जो खबर निकल के आ रही है उसके हिसाब से उन्होंने, देखिए, दो लोगों ने कहूं धनखड़ साहब की लंका लगा दी, माफ कीजिएगा, लेकिन वो स्थिति हो गई है। सबसे पहले उन्होंने एक इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा, एक फेल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ा, अगर मैं सही तरीके से कहूं कि भैया ऐसा है। और जो चाबी भर रहा था ना व्यक्ति धनखड़ साहब में, वो था जयराम रमेश। असली खेल जिस पूरे खेल का मैन ऑफ द मैच है वो जयराम रमेश है, वो कर रहा था इस कार्यक्रम को। उसने चाबी भरी और धनखड़ जी ने कहा अनिल अंबानी को कि जो जिस इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम निकल के आ रहा है वो अनिल अंबानी का निकल के आ रहा है, कि उन्हें ये कहा कि साहब आप जाइए, क्योंकि आपके पुराने संबंध हैं चंद्रबाबू नायडू से, काफी समय से आप उन्हें जानते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रपोजल दीजिए कि वो चाहे या नीतीश कुमार चाहे, जो भी चाहे वो प्रधानमंत्री बन सकता है इस सरकार को डिस्टेबलाइज करके। क्योंकि इंडिया अलायंस के पास 235 का लगभग का आंकड़ा है, तो उन्हें लगता है कि अगर 35-40 सीट और आ जाए, जुगाड़ हो जाए, तो ये हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ये प्रयास किया गया उनके थ्रू और चंद्रबाबू नायडू के पास भेजा गया। लेकिन नायडू भली बात समझते हैं कि सेंटर में मेरा कोई रोल नहीं है, मैं प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता। वो पहले भी उन्हें प्रपोजल आया, पहले भी उनके लिए ऐसा स्थिति आई थी, उन्होंने तब भी मना कर दिया था। नीतीश कुमार 2 बार हाथ जला चुके हैं, 2013-14 में जला चुके हैं और फिर अभी जलाया था उन्होंने। उन्हें भी समझ आ गया कि दिल्ली में उनका नहीं चलेगा, कि 15 सीट 17 सीट, आपको लगता है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाएंगे? मान लीजिए कभी सरकार बन भी गई तो जैसे चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी, चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई थी, कांग्रेस 6 महीने बाद वैसे ही आपके साथ हल कर देगी। तो उन्होंने सारी की सारी जानकारी जाकर सरकार में बता दी। पहला व्यक्ति चंद्रबाबू नायडू था जिसने सरकार को बताया कि धनखड़ साहब किस तरीके से आपके साथ खेल कर रहे हैं और एक जो फेल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति था वो था अरविंद केजरीवाल। 2 दिन पहले मिलता है धनखड़ साहब से कि भैया फोटो वोटो खींचता है और वो जाके अमित शाह को या सरकार को ही बता देता है कि भैया ऐसा है, ये धनखड़ साहब ऐसे ऐसे मुझे प्रपोजल दे रहे हैं, देख लो। और उसने इस एंटीसिपेशन में सरकार को बताया कि मेरे खिलाफ इतने सारे केस चल रहे हैं तो शायद सरकार नरमी का हाथ रखेगी। तो धनखड़ साहब ने 2 चैनल खोले हुए थे और दोनों चैनल जाके अमित शाह पे मिल गए और धनखड़ साहब की जो कुर्सी थी वो उसी दिन चली गई। और यहां से निश्चित हो गया कि धनखड़ साहब को अब यहां से जाना होगा।
तो धनखड़ साहब ने जो पूरी की पूरी प्लानिंग की थी, एक फेल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट पे दांव लगाया, और धनखड़ साहब ये नहीं समझ पाए, वो राजनीतिक दूरदर्शिता इतनी कमजोर थी उनकी कि क्या आप मोदी की सरकार गिरा सकते हैं क्या, वो भी आज के समय में। तो दोनों फेल हुए, और अब जिस तरीके से जो अनिल अंबानी है, अब जो वो दंश झेल रहा है, जो हीट फील कर रहा है, देखिए सरकार 6 महीने में चली जाएगी, साल भर में चली जाएगी, अलग बात है। जब तक सरकार है ना, जब तक सबसे पावरफुल है, और वो अब अनिल अंबानी फील करने लगे, इसलिए धनखड़ साहब का जो पूरा का पूरा मैटर था, अब वो लगभग समाप्ति की ओर है। जी गायत्री। धनखड़ साहब किसी जाट आंदोलन में या जाट समुदाय की मीटिंग में भी जाने वाले हैं, कुछ ऐसी न्यूज आ रही है। देखिए, जाट नेता बनने की हसरत बहुत लोगों की है, सतपाल मलिक की भी थी, समाप्त हो गई। भैया, जाट नेता आप नहीं बन सकते हैं। जाटों में जो आखिरी सर्वमान्य नेता था, जिसे जाटों ने सही में हर राज्य में अपना नेता माना था, वो चौधरी चरण सिंह थे। उसके बाद कोई जाट नेता बन नहीं पाया। देवीलाल हो, ओम प्रकाश चौटाला हो, आपके जयंत चौधरी हो, उनके पिताजी अजीत सिंह हो, कोई भी जाट नेता नहीं बन पाया। और धनखड़ साहब, सत्यपाल मलिक तो किसी लाइन में भी नहीं आते, किसी नंबर में भी नहीं आते, कहाँ जाट नेता बन जाएंगे। वो कुछ नहीं रहा, वो अपना एक पॉलिटिकल सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। जो इनेलो पार्टी है, देवीलाल वाली जो पार्टी है, वो उसमें चले गए, हालांकि फार्म हाउस में ही फिलहाल वो रह रहे हैं। तो वहीं से वो, और उन्हीं के माध्यम से वो पहली बार विधायक बने, उसी आस में है, उससे ज्यादा कोई नहीं है। जाट सम्मेलन बहुत होते हैं, ऐसे जाट सम्मेलनों में जाने से अगर नेता बनते ना, तो बहुत नेता खड़े हो जाते, कोई नहीं। तो ना धनखड़ साहब के जाने से कोई जाट समुदाय में अब कोई द्वेष है, ना कोई दिक्कत है, ना परेशानी है। सब जाट उसी तरीके से खड़े हैं जिस तरीके से मोदी के साथ खड़े थे, जितने साथ थे उतने अभी भी साथ हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग कह रहे हैं अरे जयंत चौधरी वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जयंत चौधरी फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 जिलों से ऊपर नहीं है, तो हरियाणा में किसी होने वाले कार्यक्रम में जयंत चौधरी के जाने से कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये सब ठीक है, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे खलियर बैठे हैं, वो इस काम में लगे हैं, कुछ फर्क नहीं है। धनखड़ साहब का चैप्टर क्लोज हो चुका है, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं। जी, वेरी इंटरेस्टिंग। आज का दिन अमित शाह के नाम पर लिखा जाएगा वैसे। शिवम पूछिए क्यों? आज बैक टू बैक बहुत सारी चीजें हुई हैं। जैसे बेचारे हमारे जो सरकारी दामाद बनकर आते हैं बॉर्डर के उस पार से, ईस्टर्न जी, पाकिस्तान की साइड से जो आते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरियां लेकर आए हैं वो। और अभी 2 दिन पहले ही लगता है अमित शाह सुप्रीम कोर्ट से सीधे सीधे पंगा लेने वाले हैं। पूछिए क्यों? अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो किया है जिसके अंदर हमने ये बात की थी कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है पीपल आर यूनाइटेड बाय लव, कंपैशन एंड लैंग्वेज। तो पुटिंग अप अ बॉर्डर ऑन इंडिया बांग्लादेश इज गोइंग टू डिवाइड द पीपल। मतलब ये उनका स्टेटमेंट था सुप्रीम कोर्ट का। एनीवे, शाह हैज कम फुल फ्लेजेड ऑन दीज इलीगल जमाइज। जी। जी। देखिए, आज के दिन 3 बड़ी चीजें हुई हैं। सबसे पहला जो इमिग्रेशन वाला था, जो जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन भारत में होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो इमिग्रेशन बिल पास हुआ था, उसके ऊपर भी हमने डिटेल शो किया था। आज वो नोटिफाई हो गया। बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया, भारत छोड़ दीजिए, जापान जापान में इतनी, जहां इतना हाईली स्ट्रिक्टेड एरिया है जहां आप नहीं जा सकते, वो इन लोगों से परेशान है। भारत की स्थिति तो ये हो गई है कि धर्मशाला जैसा बना दिया। तो बहुत जरूरी था इस तरह का कानून आना, लेट आया है लेकिन इसे बहुत पहले आना था। तो अब उसे नोटिफाई कर दिया गया है। क्यों महत्वपूर्ण है, एक खबर बताता हूं। मई के अंदर 2 बांग्लादेशी अमेरिकन लोगों को, जो कुकी चिन्ह वाला जो डोमिनेटेड एरिया है मणिपुर में, उससे डिपोर्ट किया गया। आपको याद होगा, हमने इस पे एक शो किया था। एक व्यक्ति मिशनरी बन के भारत में आता है, मणिपुर में जाता है, कुकियों को ट्रेन करता है, उसकी फुटेज वायरल हुई थी, वो ड्रोन चलाना, बुलेट प्रूफ जैकेट और ये सब पहन के था। उसे नेपाल से गिरफ्तार किया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। देखिए, जो छोटे छोटे लोग आते हैं ना, कि छोटे बांग्लादेशी आ गए, नाव में आ गए, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो ये मिशनरी के रूप में आते हैं, जो ये एक तरीके से पूरे के पूरे हाईली स्किल्ड ऑपरेटिव्स के तौर पर आते हैं। इनको पकड़ा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। अब तक कानून नहीं था इन चीजों को कंटेन करने के लिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये कानून आया है। उसके बाद ना ही सिर्फ इन्हें डिपोर्ट करने की, देखिए अब तक जो इमिग्रेशन ब्यूरो था ना, उसे पावर नहीं थी। वो एक तरीके से इमिग्रेशन पे एनआईए जैसी स्थिति उसकी आ गई है। वो डिटेन भी कर सकता है, वो प्रोसिक्यूट भी कर सकता है, वो डिपोर्ट भी कर सकता है। राज्य सरकारों को ये पावर आ गई है कि वो डिटेंशन सेंटर्स बना सकते हैं और उन्हें उसमें रखकर उन्हें डिपोर्ट कर सकते हैं। अब ये राज्य सरकारों के हाथ में भी वो ताकत है। आप सोचिए, आसाम में इसका क्या फायदा मिलेगा, यूपी में क्या फायदा मिलेगा,
मैं पंजाब का या पश्चिम बंगाल की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि तो आपको स्थिति पता है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कम से कम बीजेपी शासित जितने भी बॉर्डर स्टेट हैं, वो अब उनके लिए इन इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो जो आप ये कह रही थी ना कि जड़ी बूटी लाने को कहा और पूरा पहाड़ उठा लाए, ये वही है। अभी तक क्या था, देखिए, तीन चीजें हैं। आपको इलीगल इमिग्रेशन को रोकना है, उन्हें पकड़ना है, उन्हें डिपोर्ट करना है। ये अभी जो पूरे प्रोसेस का पहला हिस्सा है कि आप किस तरीके से उन्हें पकड़ते हैं और वो सब काम करते हैं, ये पहला कानून है। इसके बाद और भी इन चीजों को बढ़ाया जाएगा ताकि डिपोर्ट करके बेहतर तरीके से उनका डिपोर्टेशन हो सके। उसके इसमें अलावा जी जी प्लीज कंटिन्यू। जी बोलिए जी। इसके अलावा एक चीज हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं था। हमारी कुछ एक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने क्या किया है, इन्हीं की कम्युनिटी से कुछ एक लोगों को हायर कर लिया है। उनसे ये पता लगाने के लिए कि कौन अभी आए हैं और कौन पहले के आए हुए हैं और कौन उससे पहले के आए हुए हैं और कौन यहाँ के हैं। सो कुछ एक कैटेगरीज बना दी गई हैं, ठीक है? कि कितने-कितने साल के इंटरवल पे कौन-कौन आया हुआ है किस-किस एरिया में। एंड उसी हिसाब से फिर नहीं तो एक बात सोचिए ना, अगर ऐसा नहीं, मतलब दिस वाज़ एन ऑफिशियल न्यूज़, आई एम नॉट नेमिंग द इंटेलिजेंस एजेंसी जानबूझ के, बिकॉज़ आई डोंट वांट पीपल टू गो एंड गेट द फील कि भई ये कौन लोग हैं जिनको हायर किया गया इनकी कम्युनिटी से। अब एक बात सोचिए ना, ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि भैया ये लोग आए हुए हैं, या अभी-अभी दिल्ली की राजधानी 2 ढाई करोड़ की जनता है। उस 2 ढाई करोड़ में फ़िल्टर करना, पता करना, कहाँ रह रहे हैं, किधर निकल रहे हैं, अभी कौन-कौन से ये गन्स बना रहे हैं। अभी देखिए ना, ये आज़मगढ़ से, अलीगढ़ से गन बनाने की फैक्ट्री हम्म। पकड़ी गई है, इल्लीगल। बागपत तो में ये बागपत सारा में इन्हीं एक्सप्लोसिव के पकड़े लोगों गए। को, भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स पकड़ा गया। ये इन्हीं के लोगों को हायर किया जा रहा है, सो दैट इन्फॉर्मेशन करेक्ट आए। जी, प्लीज़ कंटिन्यू, आप कुछ बोल रहे थे बीच में। जी, देखिए, आपने ऑपरेटिव की बात की, वैसे ऑफ द टॉपिक है, लेकिन बांग्लादेश के ढाका के रिज कार्ल्टन होटल में भी सुना है एक ऑपरेटिव फारिग हो गया, कोई वेस्टर्न एजेंसी थी उसका। तो खैर बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं भी बताया जा सकता, बहुत कुछ पीछे चलता भी है। उसके अलावा एक और हरक्यूलियन टास्क हुआ है और बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके ऊपर पूरे देश में हंगामा काटा गया, सीए। उसकी जो नोटिफिकेशन की डेट है वो चेंज कर दी गई है। पहले दिसंबर 2014 तक जो भारत में आया था उसको नागरिकता दी जा रही थी, जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आया था। उस डेट को बढ़ाकर अब दिसंबर 2024 कर दिया गया है, 10 साल का एक्सटेंशन। यानी इन 10 साल में सबसे बड़ी मांग थी, क्योंकि आपने कानून तो पास कर दिया 2024 में, 14 में, उसका नोटिफिकेशन आया उसके 7-8 साल बाद, तो कोई फायदा तो रहा नहीं। उस डेट को बढ़ा के आपने 24 कर दिया, और ये डेट यहीं रुकेगी गारंटी नहीं है, ये डेट आगे भी बढ़ती रहेगी, वो भी एक्सटेंड होती रहेगी। तो जो भी उधर से प्रताड़ित होकर आया है, जो भी वहां से परेशान होकर माइनॉरिटी आई है, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ नहीं है, आपको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। आप आराम से यहाँ रहिए। आपकी जो नागरिकता है उसके लिए भारत सरकार प्रयास करेगी, उसको फास्ट ट्रैक करने का प्रयास करेगी, सब चीजें हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। मान लीजिए मतुआ कम्युनिटी जैसी कम्युनिटी है जो वेस्ट बंगाल में, वो मांग कर रही है। आप जैसलमेर में चले जाइए, राजस्थान के बॉर्डर पे इस हद तक पाकिस्तानी है। बल्कि एक दुखद घटना वहां पर एक लड़की के साथ हो गई थी। एक व्यक्ति था समुदाय विशेष का, उसने किया था, वहां पे आंदोलन चल रहा है, पिछले 2 हफ्ते से लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जो पाकिस्तानी हिंदू आए हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, ये स्थिति है। तो जो लोग इतनी परेशानी में हैं, इतनी दिक्कतों से अपनी जान बचा के आए हैं, और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, तो आप उन्हें वापस भेज देंगे। जैसे कहते थे ना वो गदर पिक्चर में तारा सिंह, अगर एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा तो क्या तारा सिंह बॉर्डर पास नहीं जाएगा? तो एक कागज का टुकड़ा नहीं होगा, क्या वापस भेज देंगे हम इन्हें? नहीं भेजेंगे, बिल्कुल। क्योंकि आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ही तो कह रहे हैं ना रोहिंग्या को बसा ले, तो भैया वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड तो इधर भी होता होगा ना, तो इन हिंदुओं के लिए भी बनता है। और सरकार से जो हम कहते कहते थक गए, गला सूख गया, और कहते कहते हम पानी पी पी के गिलास खाली कर दिए, सरकार अब कर रही है उस चीज को। देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। और एक और बड़ा काम हुआ है, जो राजस्थान सरकार है उसने एंटी कन्वर्जन के ऊपर ऐसा लॉ लाया है, योगी जी जेलस फील कर रहे होंगे कि साहब मैं तो लाया था, मेरे से बड़ा वाला तो ये लिया है, मुझे शायद कुछ इसमें चेंज करने पड़ेंगे। आजीवन कारावास से लेके, मतलब कोई कोई धाराएं तो ऐसी, उसमें मिनिमम सजा ही 20 साल की है, 50-50 लाख का जुर्माना है, आजीवन कारावास है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक ही दिन में सब चीजें लाना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सरकार समझ रही है कि किस दिशा में चीजें जा रही है। जिस तरीके से ऑपरेशन 37 चल रहा है, जिस तरीके से 12 महीने की डेडलाइन सेट कर ली गई है, तो सरकार को बहुत जरूरी है कि ऐसे जो से लोगों को चिन्हित करके देश से बाहर निकाला जाए, क्योंकि यही लोग एज अ फुट सोल्जर सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ या देश के खिलाफ काम करते नजर आएंगे। तो बहुत जरूरी है इन्हें चिन्हित कीजिए और जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए।
यूरोप परेशान है, जापान परेशान है, अमेरिका परेशान है, भारत को नहीं होने दो। जी। सही कहा आपने। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी एक बड़ी मज़ेदार आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। तो क्योंकि अब आजकल जो वोटिंग है और फिर जब आपने ये सब बात की ना तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा लेट्स हैव अ फन मोमेंट जिसको हम बोलते हैं। जी। इसके ऊपर आप कुछ अच्छी टिप वैसे गाना अच्छा है बिहार है ना होई दैट इज़ क्वाइट क्यूट एक्चुअली जी। देखिए, कुछ लोगों की हसरत थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो रील मंत्री बन गए हैं। लग रहा है कि चलो मुख्यमंत्री तो मैं बन नहीं सकता, तो रील मंत्री बन जाता हूँ। अब तेजस्वी यादव ने कल एक ट्वीट किया कि मैं सड़क पे जा रहा था, कुछ लोग बैठे हुए थे, वो रील बना रहे थे, तो मैं भी रील बनाने लगा और वो नाचने लगे। देखिए, तेजस्वी के पास चुनाव के बाद बहुत समय होगा, वो अपने भाई भाई ने तो खोला ही हुआ ना, एलआर करके एक यूट्यूब चैनल। तेज प्रताप ने, क्या तेज प्रताप ने अलग चरस बोई हुई है अपने भाई के खिलाफ, वो अलग ही खेल खेल रहा है। जो भी है, खैर ये भी अब अपना यूट्यूब चैनल, टिकटॉक भी शायद भारत में जल्दी आ जाए, अपना इंस्टाग्राम ये चला के ये रील वील बना सकते हैं, क्योंकि अब बहुत कुछ बचा नहीं है। आपने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदर को गाली दी, उसके बाद ये जो चुनाव है ना, रैप अप हो चुका है। सबसे पहली चीज, आपका जो पीक था वो ऑलरेडी आ चुका, यानी गठबंधन पीक आ चुका है। होता क्या ना, एक शादी हो रही है, उसमें बाराती सुबह से नाचने लगे, शाम तक थक जाते हैं ना, तो ये थक गए हैं। अब जब शादी का समय आया है, अब बीजेपी पार्टी के डांस का समय है, यानी अब वो पीक करेगी। और ऊपर से आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदर के खिलाफ गाली दी। नीतीश कुमार और मोदी, इन दो की सबसे बड़ी ताकत महिलाएं हैं। वो अगर आज जीत रहे हैं तो उन्हीं की वजह से जीत रहे हैं। और आपने उसी वोट बैंक में एक महिला, आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री के लिए कि प्रधानमंत्री की मदद थी, किसी की भी मां के लिए आप एक भरे मन से माइक लाखों की भीड़ में गाली देंगे। और खबर यह है कि वो प्री प्लान था, उसकी वीडियो बना के वायरल करने का प्रयास था पूरे के पूरे बिहार के अंदर, एक पर्टिकुलर विशेष कम्युनिटी में, कि देखिए हमने तुम्हारे सबसे बड़े तथाकथित दुश्मन के खिलाफ क्या माहौल बनाया, ये करने का प्रयास था। और वहीं से ये तय है, और ये आरजेडी भी समझ रही है, सब समझ रहे हैं कि भैया खेल खत्म हो चुका है। क्योंकि अब जिस तरीके से बीजेपी से बनाएगी, कल तो बिहार बंद है एनडीए की तरफ से, तो अब इसको जिस तरीके से आगे रखा जाएगा, और उसके अलावा जो भी विफलताएं हैं, जंगल राज है, सब कुछ है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव हाईजैक कर लिया है, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि बिहार इलेक्शन में कम से कम आज की परिस्थिति में, कल क्या होगा नहीं पता, आज के एनालिसिस के हिसाब से बहुत कुछ ऑप्शन अब आरजेडी के पास नहीं बचे हैं। एनडीए शायद महाराष्ट्र रिपीट कर दे बिहार में, तो अचंबा नहीं होगा। जी। सी इन्होंने 2-3 गलतियाँ हो गई हैं और बिहार क्यों बीजेपी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, एक चीज़ मानना पड़ेगा, जब भी ये हीट पकड़ेगा मोमेंट, जब डेट इलेक्शन की डेट निकल कर आएगी तब हम डिस्कस करेंगे। बट द मोस्ट फेवरेट फेस फॉर द सीएम एज़ ऑफ करंट, और मैं ये ग्राउंड रियलिटी से बता रही हूँ, इज़ तेजस्वी यादव। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। बीजेपी कभी अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस नहीं करती और नीतीश को लेके थोड़ी एक लेथार्जी आ गई है लोगों में। कहीं न कहीं वो है। 1-2 परसेंटेज का ही डिफरेंस है, नीतीश और तेजस्वी यादव में, पर वो है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जी। देखिए, मैं थोड़ा-सा इस पे, देखिए होना भी चाहिए, दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मुझे लगता है कि तेजस्वी का जो पीक था, जो तेजस्वी की जो पॉपुलैरिटी थी, वो पिछले चुनाव में थी। इस बार वो नहीं है। इस बार देखिए, मोदी का ही करिश्मा था कि पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको नुकसान हुआ, बिहार में नहीं हुआ। तो मोदी आज भी फैक्टर है, नीतीश आज भी फैक्टर है, और आज भी वोट सीएम चेहरे से ज्यादा जातीय समीकरण और गठबंधन के हिसाब से वोट पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार आज भी पॉपुलर है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो पैन बिहार है ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन तेजस्वी की पकड़ यादव और मुसलमान में जिस तरह की है, किसी और की अपनी जाति के अंदर नहीं, ये मान सकता हूँ। लेकिन नीतीश, तेजस्वी यादव पैन बिहार में बहुत पॉपुलर है, थोड़ा सा उस पर डिबेट हो सकता है दोनों में, और ये ठीक है, हो सकता है, सबका अपना अपना और तरीका ट्रम्प है। वाला मतलब अभी बिहार के इलेक्शन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। और सोच थैंक्स टू लीजिए ट्रम्प, सितंबर आ गया है। थैंक्स टू ट्रम्प। थैंक्स टू ट्रम्प मतलब गाँव देहात तक में हर कोई जानता है, अच्छा अमेरिका का ही बुड़बक प्रेसिडेंट बा। ये बिहार की लैंग्वेज है जो अभी चल रही है वहाँ और पे। लोगों को उससे बड़ा तेजस्वी नैरेटिव क्या नहीं जाता है कि मोदी ने पहले पाकिस्तान को ठोका, उसे ठोका तो ठोका, अब अमेरिका को भी औकात दिखा दी है। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो ये जो नैरेटिव दैट्स लेकर जब व्हाट जाया जाएगा ना,
धोखेबाज है, ट्रम्प धोखेबाज है। हाँ, मोदी से फेवर लेकर उसको धोखा दिया है। ही हैज़ टेकन फेवर्स फ्रॉम मोदी अनडाउटली। बिल्कुल। या जी तेजस्वी का हो गया, आगे बढ़ते हैं। पिनाकी मिश्रा महुआ मोइत्रा के धर्मपति या सॉरी या व्हाटएवर। जी, देखिए पिनाकी मिश्रा हैं, सांसद रहे हैं 4 बार के, महुआ मोइत्रा के हस्बैंड हैं। अभी हुआ क्या था कि महुआ मोइत्रा का एक बयान आया था अमित शाह के लिए, शायद मैं उसे रिपीट भी नहीं कर सकता, वो इतना खराब बयान था। वो बयान ऐसे ही नहीं आया था। वो क्या रहा है कि जो उनके हस्बैंड हैं पिनाकी मिश्रा, उनके खिलाफ 2 कंप्लेंट गई हैं, एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में गई है, एक ईडी के अंदर गई है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की है, ईडी वाली भी गंभीर है, लेकिन एमएचए वाली जितनी गंभीर है वो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। आरोप ये लग रहे हैं कि अपने सांसद रहते हुए लगभग 600 सवाल उन्होंने पूछे, और सवाल इस तरह के थे कि वो एक एंटी रशिया सेंटिमेंट को जनित कर रहे थे कि एंटी रशिया सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है, और उसका इस्तेमाल कर कर ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वो संसद के माध्यम से निकालना चाह रहे थे जो भारत और रशिया के संबंधों को शायद खराब कर सकती थी, हैम्पर कर सकती थी। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी शायद इसमें से दिक्कत हो सकती है। इस तरह के सवाल थे। मैं आपको कुछ सवाल बता देता हूँ। उन्होंने सवाल पूछा कि भारत का और वियतनाम का मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है पायलट्स की, कितने पायलट गए हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग से क्या निकलेगा, स्पेसिफिक्स पूछे जा रहे थे। मतलब आप सांसद के तौर पर सवाल पूछ सकते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जब भारत S-400 खरीद रहा था तो आपने सवाल पूछे कितने का है, पेमेंट टर्म्स किस तरीके से है, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर, इस तरह के सवाल वहां पे पूछे जा रहे थे। यानी S-400 भारत खरीद रहा है, अमेरिका विरोध कर रहा है, आप उन स्पेसिफिक डिटेल्स को जानना चाह रहे थे, तो सवाल सीआईए की पूछे भी गए। सीधे, क्योंकि रशिया की हाँ, अगर डिटेल्स निकलवा रही है तो या तो वो चाइना के लिए निकलवा रही है या फिर वो यूएस के लिए निकलवा रहे हैं, और जो इनका कनेक्शन रहा है वो यूएस की साइड पे ज्यादा रहा है। लुक्स लाइक नहीं दैट एटलीस्ट मैं नहीं, सी हाँ द। हाँ, मैं कनेक्शन बताऊंगा, बहुत अच्छा कनेक्शन है। सही कहा। अप्रैल 2018 में उन्होंने पूछा कि जो बजटरी एलोकेशन हो रहा है 18-19 के लिए, मान लीजिए 100 रुपए सेना को दिए हैं, तो उसमें से कितनों से आप पुराना हथियार खरीदेंगे, कितनों से नया हथियार खरीदेंगे। मान लीजिए उन्हें ये बता दिया जाए कि 50 से पुराना खरीदेंगे, 50 से हम नया खरीदेंगे, तो उन्हें पता है ना कि भारत अब कितना नया हथियार एक्वायर कर सकता है। सवाल ये पूछा गया कि जो भारत की क्रिटिकल इंडिजीनियस वेपन टेक्नोलॉजी है उसके डेवलपमेंट में हम कहां तक पहुंच गए हैं। भैया आपको क्या मतलब है इन चीजों से, आप क्यों पूछ रहे हैं इन चीजों को। सवाल क्या कि जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं कारगिल के समय से अब तक, कितना कैंसिल हो गया है, कितना हमने खरीद लिया है, स्पेसिफिक्स थी बहुत सारी। जो न्यूक्लियर सबमरीन है अरिहंत, और एक दूसरी और है आईएनएस चक्रा, उसके बारे में पूछा गया कि भैया ये इसमें कितना डैमेज हो गया है, उसमें कुछ दुर्घटना घटित हो गई थी, कब से ड्राई डॉक है, कब तक होगा, साल कहाँ ड्राई डॉक है, ये सब पूछा गया, स्पेसिफिक डिटेल्स पूछी जा रही थी बार बार। तो अब एमएचए इसको संगीन धाराओं में समझ रहा है। दरअसल क्या था, पिनाकी मिश्रा के जो चाचा थे, उनके जो रिश्तेदार थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। उसी को देखते हुए जो स्वामी थे पीवी नरसिम्हा राव के खास, वो इन्हें अपने साथ ले गए थे। वहां से ये पावर्स कॉरिडोर के अंदर आते हैं, वहां से ये सांसद बनना शुरू होते हैं, वहां से खेल शुरू होता है। और चंद्रा स्वामी किस तरीके से अदनान खशोगी जैसे बड़े आर्म स्मगलर के साथ जुड़ा हुआ था, ये सब जानते हैं। तो कनेक्शन कहां कहां से किस किस के कैसे कैसे जुड़ रहे हैं, किस किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, अब उनके ऊपर सवाल उठ रहा है। साथ ही पिनाकी मिश्रा की जो पूर्व पत्नी है, उनके खाते में $3 लाख हांगकांग से आते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं दे पाते। किस हांगकांग तरीके से से $3 लाख। हांगकांग हांगकांग से $3 लाख इनकी पूर्व पत्नी को आ रहे हैं। उसके अलावा इन्होंने दिल्ली गोल्फ लिंक रोड और जोरबाग, दिल्ली में 2 जगह, वहां 2 बंगले खरीदे, डायरेक्ट नहीं खरीदे, पहले कंपनी को टेक ओवर किया है, क्योंकि वो कंपनी की प्रॉपर्टी थी, तो इस तरीके से वो बंगले इनके हो गए। सोर्स ऑफ इनकम कहां से आती है। तो ईडी को जो इरेगुलरिटीज है उसके लिए भेजा गया है फाइनेंशियल, और जो इस तरह के सवाल पूछे गए हैं जो सस्पिशंस क्रिएट करते हैं, लगभग 13 से ज्यादा ढाई सवाल हैं ऐसे। करोड़ 2.5 करोड़ हर महीने आ रहे हैं उन्हें। नहीं, हर महीने नहीं, एक एक मुश्ताए थे, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। और उसके अलावा उनका एक ट्रस्ट है जो कटक में एक स्कूल चलाता है, डीपीएस करके एक स्कूल चलाता है, उसके खातों में इरेगुलरिटी है। जो स्कूल साल में 40 से 50 करोड़ रुपए की इनकम करनी चाहिए, वो मात्र 8 से 12 करोड़ इनकम करता है। यानी वो डिफरेंस का जो पैसा है वो कहां जा रहा है, अंडर राइटिंग की जा रही है, उसके ऊपर सवाल उठ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर पिनाकी मिश्रा के ऊपर एक प्रॉपर कंप्लेंट इन दोनों मिनिस्ट्रीज में गई है।
इसीलिए महुआ मोइत्रा परेशान है, इसलिए कह रही है कि अमित शाह के सिर के साथ फला 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 करके और ये कर देना चाहिए। ये ऐसे ही उनके कहीं दर्द नहीं उठ गया कि अमित शाह को गाली शुरू कर दे। बहुत कुछ पीछे चल रहा है। ऑफ इंडिया के अंदर डिटेल्ड रिपोर्ट छपी है 26 अगस्त को, जाकर पढ़िएगा। इससे कहीं ज्यादा जानकारियां आपको उसमें सार्वजनिक होंगी, तब पता लगेगा कि पीछे खेल चल क्या रहा था। बाकी कंप्लेंट की जब जांच होगी उसमें से और चीजें निकलेंगी, जो भी होगा वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन फिलहाल इस तरह की कंप्लेंट एमएचए और ईडी को मिली है, इसलिए परेशान है महुआ मोइत्रा जी। तभी दर्द ज्यादा हो रहा है। पवन खेरा को भी बड़ी सुइयां लग रही है, मैंने सुना है। देखिए, राहुल गांधी ने पूरी दुनिया से पूछ लिया, भैया तुम्हारा वोट चोरी हुआ क्या, तुम्हारा वोट कटा क्या। अरे बराबर में जो बैठा था माइक लेके, जिसने तुम्हारी पूरी स्क्रिप्ट तुम्हें हाथ में दी, उससे ही पूछ लेते भाई तेरा तो नहीं है, मैं दूसरे से पूछने जा रहा हूँ। पवन खेड़ा के दो दो एपिक नंबर निकले हैं, एक जंगपुरा की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और एक नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में है। अब कैसे जवाब देंगे पवन खेड़ा? कल तक तो यही जानकारी थी, आपको एक लेटेस्ट जानकारी देता हूँ। एक जैसे पीवी नरसिम्हा राव और कल्याण संवाद चल रहा था ना, पीवी नरसिम्हा राव कहते थे मुझे जानकारी मिली है कि बाबरी पे लोग चढ़ गए हैं, तो कल्याण सिंह कहता है मुझे उसके आगे की जानकारी है, बाबरी मस्जिद गिर चुकी है। तो ऐसे ही अब तक खबर ये थी कि पवन खेड़ा के दो एपिक नंबर थे, उससे आगे की जानकारी है उनकी मैडम के भी दो दो एपिक नंबर है। उनकी मैडम भी दो ओ दो वोटर आईडी कार्ड लेके बैठी हुई है। अभी एक को तो 8 तारीख तक जानकारी देनी है, इलेक्शन कमीशन ने पूछ लिया है, और वो कह रहे हैं अरे मैंने कंप्लेंट की थी, नाम नहीं काटा। अरे बहुत ईजी है, आप कंप्लेंट दीजिए कि अब तो पवन खेड़ा ये भी झूठ नहीं बोल सकते कि भाई ये पवन खेड़ा सन ऑफ एचएल खेड़ा कोई और होगा, क्योंकि उसमें तो उनकी फोटो है साफ साफ, नई पुरानी दोनों। उनकी जो वाइफ है जो तेलंगाना से कांग्रेस की कैंडिडेट रह चुकी है, उनका भी है। साथ में जो उनकी सिस्टर है, दिवंगत हो चुकी हैं, कोरोना में उनका दुखद निधन हो गया था, उनका वोटर आईडी कार्ड भी एक्टिव है। तो पूरा खेल तो घर में ही चला, इसलिए तो एसआईआर का विरोध है कांग्रेस में, इसलिए तो कह रहे हैं एसआईआर मत कराओ, ऐसे वोट कट जाएंगे फिर। और कांग्रेस ने 89 लाख शिकायतें भेजी थी इलेक्शन कमीशन को वोटर के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा सारी फर्जी हैं, ऑफिशियल फॉर्मेट में भेजो। ये थोड़ी है कि तुमने ट्रक में भरे कागज और भेज दिया हमारे यहाँ, उससे काम नहीं चलेगा। तो भैया पहले तो इलेक्शन कमीशन में पवन खेड़ा का वोटर आईडी कार्ड कटवाओ। और एक और चीज बता देता हूँ, अमित मालवीय को कहां से एकदम से खबर आ गई होगी भैया इतने करोड़ों लाखों कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, पवन खेड़ा की जांच करनी है। कहीं सुप्रिया सिंह ने थी, जयराम रमेश ने तो नहीं जानकारी लीक कर दी कि भैया ठीक है खेड़ा साहब के ऐसे दो दो आईडी कार्ड है, चलो फटाफट ट्वीट करो। बहुत कुछ चलता है राजनीति के अंदर, तो निश्चित नहीं तौर पर नहीं, पवन खेड़ा के जी। बहुत सारी डिटेल्स आजकल मैंने सुना है प्रियंका वाले ऑफिस से बड़ी निकल रही है फाइलें। अचानक से वो वाला ऑफिस एक्टिव हो गया है। और वैसे ही प्रियंका वाड्रा ने, मैंने सुना है हॉस्पिटल बनवाया है, कहाँ पे, कौन सी जगह पे हॉस्पिटल बनवाया है? वायनाड में। अ, वायनाड में। भैया उनके भाई तो बनवा नहीं पाए थे 5 साल में, तो शायद उन्होंने कहा मैं ही बनवा देती हूँ, नहीं तो मुझे तो वो भी नहीं मिलेगी, वायनाड की बस सीट भी नहीं। मुझे ये पूछना है जनरल हॉस्पिटल है कि मेंटल हॉस्पिटल है? तो ये भी उसमें कोई साइकेट्रिक वार्ड भी होना चाहिए। बहुत लोग हम्म। हैं आजकल घूम रहे हैं पागल, तो हो सकता है उनका इलाज भी हो जाए वहां पे, सौजन्य से दीदी के। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है, शिवम। क्योंकि बहुत छोटी-छोटी बहुत सारी थी, तो उन पे सेपरेट एपिसोड करने का, पर हाँ, दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट फॉर भारतीय जनता पार्टी। जी। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं, एबीवीपी। एबीवीपी का अध्यक्ष जो है वहां चुना गया है। देखिए अभी जो वामपंथ का गढ़ था जेएनयू, उसके अंदर तो बीजेपी ने अपना परचम लहराया ही था। अब उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, जहां अकालियों का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर उनका थोड़ा सा होल्ड रहता है। अगर वहां पे आप अपना अध्यक्ष चुनवा पा रहे हैं, तो कम से कम ये तो दिखता है कि अर्बन जो एरिया है वहां पर बीजेपी के लिए थोड़ा बहुत कुछ रेजोनेंस है। जो ग्रामीण इलाका है वहां पे थोड़ी मुश्किलें हैं, निश्चित तौर पर है। बीजेपी के लिए अभी उतना कुछ है नहीं, लेकिन धीरे धीरे यही जगह होती है, ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उन पर कब्जा करते हैं, तब जाकर अपनी चीजों को आगे बढ़ा पाते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है अगर एबीवीपी वहां जीत रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार रहते हुए जीत रही है, बहुत बड़ी बात है प्रेसिडेंट जी। गुरवीर सोहेल सोहेल बने हैं, जो स्टूडेंट्स का इलेक्शन सोहल होता है। हाँ, जी। सोहेल बने। So this is the first win after a long, long time, and I think it's commendable. And now the last question. ये लोग ऐसे भूल क्यों जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को महिलाओं का प्यार है और माँ की गाली देने उतर आते हैं?
और माँ की गाली देने में इन्हें मजा क्या आता है? इनकी माँ नहीं है या ये कहीं और दुनिया से ऐसे ही टपक पड़े हैं? भाई इनकी अपनी भी तो माएँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ हैं, बच्चियाँ हैं घर में। ये अटैक करना, महिलाओं पे अटैक करना, दिस इज़ समथिंग आई डोंट गेट इट। और ये हर बार म मोदी जी की माँ पे, और कोई इनको मिलता नहीं है, मोदी जी की माँ पे पहुँच जाते हैं गाली देने के लिए। वैसे तो उस बंदे की मैंने सुना है बहुत आव-भगत बहुत अच्छी हुई है, जिसने ये गाली दी है। इन्होंने ये करके इलेक्शन लूज़ करने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि जब से मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले तो सन्नाटा था बीजेपी में, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। जैसे ही मोदी जी आए और पहली मीटिंग शुरू हुई, तो मेरी दिवंगत माताजी के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया। वहीं से मेरे को समझ में आ गया, बीजेपी की इलेक्शन मतलब ये लेकर जाने वाली है बिहार का। क्योंकि वो इस मुद्दे को अब हर रैली में उठाएँगे, हर गैदरिंग में उठाएँगे, हर जगह उठाएँगे। ही विल नॉट लेट इट गो। उन्होंने छेड़ा उन्होंने है, छोड़ेंगे ये नहीं। बहुत सीधी-सी बात है। जी। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आज तो बल्कि बीजेपी की और एनडीए के जो दल है, उनकी बैठक भी है, सीट शेयरिंग के ऊपर बातचीत होने वाली है। देखिए, मज़ा ये तो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर जाएँगे, कहाँ तक बीजेपी इस्तेमाल करेगी, बहुत कॉशन के साथ करना है। आप इसे ओवरडू भी नहीं कर सकते। जैसे आज प्रियंका गांधी भी कहने लगी कि मोदी जी तो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो एक तरीके से उपहास उड़ा रही थी इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं, कितनी सीरियसनेस है गांधी परिवार के अंदर इस मुद्दे को लेकर। वो अब भी नहीं समझ रहे कि इसका दूरगामी तो परिणाम क्या अगर होगा। आपको और मुझे समझ में आ रहा है, तो आई एम श्योर जनता को भी समझ में आ रहा है कि ये शी इज़ बीइंग अ हिपोक्रेट। सरकाज़म है उन्हें नहीं वो। आ रहा ना, उन्हें नहीं आ रहा। वो वो एक अलग ही लाला लैंड में जी रहे हैं, वो अलग ही दुनिया में, उन्हें नहीं समझ आता, क्योंकि उनके आसपास के वो लोग हैं ना, सुबह उठते ही अरे प्रियंका जी बस गजब कर दिया, आज तो ऐसा भाषण दे दिया, मोदी डर गए होंगे घर में। वही ये 4 PM और इन सब के वीडियो फॉरवर्ड कर देते होंगे, प्रियंका गांधी देखते हुए अरे मजा आ गया। वही सब होता होगा वहां पे। और दूसरी चीज देखिए, अभी असली मजा कब आना है, असली मजा जब ये आना है, जो महागठबंधन है, नहीं गठबंधन वाला आरजेडी, इसकी वोट सीट शेयरिंग होगी। कांग्रेस 100 मांग रही है, आरजेडी कह रही है पिछली बार 70 भी ज्यादा दी थी। जब वहां जूता बजेगा ना, जब जूतों में खीर बटेगी, असली मजा वहां आना है। अभी उसमें नजर रखिए, अभी तो वहां कार्यक्रम भी शुरू नहीं हुआ है। और इस सारे कार्यक्रम में, बिहार चुनाव में, एक व्यक्ति जो साइडलाइन कर दिया गया है, वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव अगर सही में एक्टिव होते, उनका पार्टी के ऊपर कब्जा होता, तो राहुल गांधी को लाइमलाइट नहीं लेने देते, वो तेजस्वी को आगे रखते। सारा कार्यक्रम भाई परिवार में टूटना होती, भाई साथ होते, बहनें इस तरह के बयान न दे रही होती। इसका मतलब लालू प्रसाद यादव का परिवार और पार्टी दोनों से जो एक तरीके से कंट्रोल है, वो छूट चुका है। और यहीं से जो यादव परिवार है ना, उसकी एक तरीके से कह सकते हैं राजनीतिक पतन शुरू हो गया है। आपने देखा यही 2017 में यूपी में हो रहा था, तो क्या हाल हुआ अखिलेश यादव, और यही अब बिहार के अंदर हो रहा है। यही होगा लालू प्रसाद यादव के परिवार का। जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच शिवम फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आगे आएँ, कंट्रीब्यूट करें, सपोर्ट करें, अ, हमें डोनेट करें, सो दैट हम और मेहनत के साथ और बाकी के भी जो काम हम कर रहे हैं, उन पे और अच्छे से काम कर सकें। शिवम का चैनल है शिवम चौधरी ऑफिशियल, आप प्लीज़ उसको भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय